सुप्रभात दोस्तों। वसंत पंचमी के इस विशिष्ट दिवस पर आप सभी का स्वागत है। और आज का विशिष्ट दिन का महत्व इसलिए भी है कि आज हम माँ सरस्वती का पूजन पाठ करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनका आह्वान करता हूँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दोस्तों, एक विशिष्ट नक्षत्र है स्वाति। शुक्र की राशि और राहु इस नक्षत्र के अधिपति। आप मेरा इशारा समझ ही रहे होंगे कि मैं क्यों राहु की तरफ जा रहा हूं। ये आपको आगे ज्ञात होगा। लेकिन इस नक्षत्र की अधिष्ठात्री मां सरस्वती है। तो ये राहु अगर सकारात्मक रूप से परफेक्शन की तरफ ले जाए तो उसे हम कृपा ही मानते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर चीज में इन राइट डायरेक्शन भी जा सकते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन भी जा सकते हैं। दोनों ही रास्तों में परफेक्शन तो रिक्वायर्ड होता है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। मैं यह भी जानता हूं कि श्री अरविंदो श्री माँ का मैं अनुयायी हूं। श्री माँ ने सरस्वती के बारे में लिखा है कि ये एकमात्र देवी हैं जो बड़ी कठोर हैं, बड़ी अनुशासन प्रिय हैं और ये परफेक्शन को बड़ा पसंद करती है। स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं या जैसे ट्रेनिंग सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग में ऑब्जेक्टिविटी होती है कि किसी चीज को आप इस तरीके से सीखने से आप ये कर पाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी भी आजकल टीचिंग बेस्ड है कि ट्रेनिंग बेस्ड है। दोस्तों, मैं जानता हूँ मेरे कई सारे साथी हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे माता सरस्वती की कृपा से उसी परफेक्शन को अपनाते हुए उसकी ओर उन्मुख हैं, अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन वे भी इस ट्रेनिंग पार्ट के कहीं ना कहीं पार्ट है। जब तक ऑब्जेक्टिविटी सीखने में नहीं होगी तब तक हम उस नॉलेज को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मेरा इशारा यह है कि एक ऐसा नॉलेज जो आपकी जर्नी, आपकी समझ को ट्रांसफॉर्म कर पाए, वो बड़ा अनिवार्य है। तो दोस्तों, आने वाले जो मेरी सीरीजेज होंगी उनमें कोहेरेंस भी होगा, लेकिन उसमें आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि मैं ऑब्जेक्टिविटी के साथ ही इसमें आगे जाऊंगा और मैं पहले डिक्लेयर करूंगा कि मैं इस टॉपिक को अगर ले रहा हूं तो मेरे ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको समझने के बाद आप इस तरीके से इस विषय को समझ पाएंगे। माँ सरस्वती को पुनः प्रणाम। और अपने माता पिता, अपने इष्ट, अपने गुरुदेव आदरणीय उद्धत झा सर को प्रणाम, बारंबार प्रणाम। और इस यात्रा को हम आज इस शुभ दिवस पर प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनुपम शुक्ला है। आपने मेरी आवाज एस्ट्रोमेट के रूप में सुनी होगी, लेकिन आज से मैं आपके साथ नॉलेज दैट कैन ट्रांसफॉर्म एस्ट्रोलॉजी में भी इसी उद्देश्य को लेकर आपके साथ में हूँ। एस्ट्रोलॉजी का वही विन्यास, 12 भाव, 12 राशियां, उनमें ग्रहों का विस्तार, उनमें ग्रहों की सूक्ष्मता को देखने के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियां। सबसे पहला मेरा डिस्क्लेमर यह है कि मैं आपके 3 सोपानों पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहला स्टैटिक पार्ट है जो कुंडली का बेसिक मूल अवयव है। 12 भाव, उनमें उदित लग्न जिसे राशि विशिष्ट से हम देखते हैं, फिर उनमें राशियों का प्रसार, साथ ही ग्रहों की उपस्थितियां। इन सारी चीजों में आखिर होता क्या है? इनमें बेसिकली हम जिस चीज पर फोकस होते हैं वो किसी भी एनवायरमेंट यानी एक वातावरण का निर्माण इन तीनों के समायोजन से, भाव के, राशि के और ग्रह के सामंजस्य से जो होता है, और उसे विशिष्ट किसी कारकत्व से जब हम देखते हैं तो कारक भी हमारा आता है। और साथ ही हम फिर उस भाव अधिपति भावेश की भी सापेक्षता उस विशिष्ट कारकत्व से देखते हैं। थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिविटी के साथ ही जो भी मैं टॉपिक लूंगा उस पर मैं पहले डिक्लेयर करूंगा
कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ और मेरी टूल किट यानी मेरे जो भी नॉलेज है उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए मैं किस प्रोसेस से, किन सिस्टम से, किन रूल सेट से आपके आगे ले जाऊँगा, ये मैं पहले ही डिक्लेयर करूँगा। तो विषय को मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहता। यानी भाव, भावेश और कारक, इनकी उपस्थिति भाव में होती है, इनकी उपस्थिति विशिष्ट राशि में होती है। तो ये प्रकृतियों का जो समायोजन है, एक वातावरण को निर्माण करता है, जिसे हम एक डायनामिक पार्ट, जिसे हमारे यहाँ दशा पार्ट में देखा गया। तो उन दशाओं में, उन वातावरण के तहत, उन विशिष्ट जो भोग हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, उनके लिए हमारे आसपास एक वातावरण निर्मित हो जाता है। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं कि दशा कैसी चल रही है? दशा दिशा जब तय करती है, तो दशा आसपास एक वातावरण निर्मित कर लेती है। दोस्तों, जो एनएलपी, एनडीपी जानते हैं या बिहेवियरल साइकोलॉजी को जानते हैं, वो जानते हैं कि इफ यू वांट टू मैनेज योरसेल्फ, मैनेज योर एनवायरनमेंट। अगर हम रिजल्ट को हमारे अंदर सोच रहे हैं, मैनेज करना चाह रहे हैं, तो अगर हम नकारात्मक हैं, तो क्या हम वैसा वातावरण अपने आसपास निर्मित कर रहे हैं? इतना भी अगर हम सचेत होते हैं, यही प्रकृति को कहते हैं कि प्रकृति चित्रण करती है। यही स्टैटिक हॉरोस्कोप आपके आसपास की प्रकृति, एक वातावरण के स्वरूप का उद्घोष करती है, जिसे अगर आप समझते हैं, तो आप उस वातावरण को समझ करके, शांत रह के या उसमें परिवर्तन करके, आप काफ़ी कुछ उस रिज़ल्ट के अच्छे या बुरे स्वरूप को थोड़ा परिवर्तित कर सकते हैं। मृत्यु अवश्यंभावी है, जब हम उससे नहीं पलट पाते, तो कई सारी चीज़ें जिसे हम नहीं पलट सकते। यही बात आजकल पेंडिंग कर्मा और काफ़ी सारी चीज़ों में चल रही है, जो हमारे लिए विस्तार आगे होंगे। लेकिन हम जब इस दशा से दिशा को तय करते हैं, तो फिर एक ट्रिगरिंग्स कहते हैं कि यानी स्पेसिफिक इवोकिंग ऑफ अ रिजल्ट, वो किस तरीके से आएगा, तो वो आने के लिए जो वातावरण निर्मित करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार स्टैटिक हॉरोस्कोप में, उसमें जो एसेंशियल प्लैनेट कनेक्ट हो रहा है उस रिजल्ट को अपने दशा में, उन सिग्निफिकेशन से कनेक्ट होने के बाद, तो गोचर की स्थितियां भी जो होंगी, वो उस रिजल्ट को जैसे ही ट्रिगर करेंगी, वो घटेगा। कर्मों की कई बात करते हैं, दृढ़ दृढ़ पचासों चीजें हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास संदिग्ध असंदिग्ध दो तरीके के स्वरूप भी हैं। आखिर हम चाहते क्या है इस सारी चीजों से? हम चाहते वही हैं कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी को समझ रहे हैं, हम इस यूट्यूब चैनल में मुझे सुन रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? हम एक मूल, एक बहुत आधारभूत चिंतन को अपनाएं। उस चिंतन पे मैच्योरिटी हमको आती है, तो हम इसमें इसकी व्यापकता, इसकी प्रखरता अपने अंदर जी करके हम उस हॉरोस्कोप को बेहतर तरीके से देख पाते हैं। और इसका जो उपयोग है, वो उपयोग कहीं न कहीं हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिसेज़ में आए या आपके लेखन में आए। तो इस स्वरूप को हमको, इस ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज की जर्नी को हमें देखना अनिवार्य होगा। तो आखिर हम इसे आज किस विषय को लेकर उपस्थित यहाँ पर हैं? क्या बात हम करना चाह रहे हैं? दोस्तों, जैसे ग्रह राहु है, तो राहु की अगर हम बात करते हैं, तो अगर ट्रेडिशनल एस्पेक्ट पे बात करते हैं, तो उसकी पौराणिक गाथाएँ हैं। लेकिन पौराणिक गाथाओं के पीछे भी कई बार उन्हें जब बुना जाता है, एक मैसेज होता है। मैं जब भी चक्रों को देखता हूँ, सप्त चक्र हैं, तो इड़ा पिंगला भी है हमारे साथ, जो चक्रों के अंदर भेद करके एक दूसरे के साथ जाती हैं। आरोहण अवरोहण सब है उनमें, अधोगति ऊर्ध्वगति सब है उसमें। तो क्या इन नाड़ियों से राहु का कोई कनेक्शन है? तो ये एक जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, जो पौराणिक एस्पेक्ट है, जो हमें बेहतर जो मनीषियों से मिलता है, वो हम समझने से, उनके तत्वबोध को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद इस ग्रह की जो स्वरूप है, वो स्वरूप का चित्रण अगर हम देह पे देखते हैं, जैसे राहु प्रथम भाव में, सपोज हम सिंह राशि की बात करते हैं, तो प्रथम भाव के भी कारकत्व हैं, सिंह राशि के भी कारकत्व हैं, जो कि प्रथम भाव में उन कारकों को जा करके
परिमार्जित कर सकते हैं और राहु का अपना एक नेचर है। तो इनके सामंजस्य से एक कुंडली में इसका रोल निकल के आता है, जिससे हम जातक को समझ सकते हैं। यानी बात होती है सिग्निफिकेशंस पे। तो हम राहु के सिग्निफिकेशंस को, मूल राहु के सिग्निफिकेशन को समझेंगे, कारकत्व को समझेंगे, साथ ही हम उसके जो विभिन्न भाव हैं, उनमें किस तरीके से अपने नेचर को, अपने सिग्निफिकेशन को उन भावों के सिग्निफिकेशन से किस तरीके से मैच करेगा, मिसमैच करेगा, उस पर बात करेंगे। और बाद में हम विशिष्ट लग्नों में इन स्थितियों को देखेंगे। निश्चिंत रहिए, जब मैंने आपसे कहा है कि हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ हैं, तो ये फिर होमवर्क आपके पास भी होंगे कि आप उन 5 या 6 बिंदुओं को लेते हुए किस तरीके से उस चीज को देख पाते हैं। व्याख्या भाव भावेश कारक के साथ ही होगी। जब हम इसकी तत्व प्रकृति जानते हैं, इसके भावों में स्थिति जानते हैं, इसकी राशियों में स्थिति जानते हैं, तो राशि से इसकी जो ग्राह्यशीलता है, एक राशि है जो पर्वत में होती है। अब राहु का कहीं कनेक्शन निकल के आता है कि जो जड़ी बूटियों या औषधि व्यापार से निकल के आता है, जो भाव या राशि से लेके आता है। तो इसका सिग्निफिकेशन नहीं, लेकिन इसका एक नेचर है जो एक्सप्लोरेशन की तरफ इसको बढ़ा देगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि आजकल मुद्दे तो मूल हैं। प्रोफेशन है, उसमें उतार चढ़ाव है, सिलेक्शन है, विद्या है, और रिलेशनशिप या मैरिज है, उसके बाद हेल्थ है। धर्म मोक्ष की बात एस्ट्रोलॉजी में करने वाले क्लाइंट्स, ये आप भी जानते हैं कि स्थिति क्या है। जब भाव की प्रकृति हम समझते हैं या राशि की प्रकृति हम समझते हैं, तो वो जो राशि है, सपोज सिंह लग्न है और राहु लग्न में है, सूर्य राहु को देखता है लग्न में, तो राशि की प्रकृति भी अब यहाँ पर नैसर्गिक या उसके स्थान संबंधी, ये समझना आपके लिए बड़ा आवश्यक होगा। आखिर ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि एक पॉइंट है राहु का खुद का नेचर, उस भाव का अपना नेचर जो राहु जिसको परिमार्जित करता है, और उस राशि या राशिश के कारण एक विशिष्ट तत्व को वो उद्घाटित या और ज्यादा, हम कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकता है। यही समझना है। अब राहु अगर सिंह राशि में है, लग्न में है, तो लग्न तो देह है। तो देह में राहु के अपने नेचर्स आएंगे, रंग वैसा आएगा, आंखों में वैसा ही रक्त दिखना शुरू होगा, वैसा ही एक जो हम कहते हैं ना कि राहु का एक जो रहस्य है, इल्यूजन है, वो व्यक्ति में दिखेगा। लेकिन ये राशि की भी तो अपनी क्वालिटीज हैं। तो रॉयल साइन है, नैसर्गिक जो हमारा जोडक है उसमें 5वें घर में आता है, जो अथॉरिटीज को भी दिखाता है। तो राहु की जब कनेक्टिविटी सिंह राशि में वहां पर है और 5वें घर को भी देख रहा है, ये सामंजस्य आप देखेंगे तो आपको कुछ कुंडली को समझने में आसानी होगी। और इनके जब परिमार्जन है, तो उसमें आप किस स्थिति में जाते हैं, आप उसमें हो सकता है कि वर्गों पे जाएं, हो सकता है आपके पास कुछ और भी टूल्स हो, ये आपका विषय है। जब राहु को हम इस स्थिति में देख लेंगे, तो फिर कॉम्बिनेशंस को भी आप समझना शुरू करेंगे कि भावेश की राहु से षडाष्टक स्थिति है, तो भाव संबंधी उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है कि जो भाव है, स्टैटिक हॉरोस्कोप है, वो एक तरीके की फर्टिलिटी देके रखता है। उस फर्टिलिटी के अंदर डायनामिज्म में सारी चीजें एक्टिवेट होती रहती है। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्टैटिक पार्ट को ज्यादा बेहतर तरीके, जातक को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो इस पे कोशिश करता है वो बहुत आगे जाता है, क्योंकि यहीं से ही घटना या उसका स्वरूप निर्धारण हम कर पाते हैं। अब यहाँ अगर राहु के हम कुछ विशिष्ट कारकत्वों पे भी बात करते हैं, तो आजकल सोशल मीडिया, मैं बड़े सम्मान पूर्वक आदरणीय हेमंत भट्ट भाई साहब का भी आदर करना चाहूंगा कि जिन्होंने चंद्रकला रानी और कर्म विभाग संहिता वगैरह ऐसे अच्छे ग्रंथों से काफी गूढ़ ग्रंथ लिखे हैं। और हमारे जो गुरुदेव हैं आदरणीय झा साहब, वो भी काफी प्रकाश डालते हैं इन चीजों को समझने में। तो राहु के पेंटिंग कर्मा से अगर कुछ कनेक्शंस हैं,
जिस पर 3 साल से सोशल मीडिया छाया हुआ है, साथ ही हम पुरखों का भी कहते हैं, फोरफादर्स, एंसेस्टर्स, वो कनेक्ट क्या है? ये कनेक्ट का मतलब ये है कि जब हम पेंडिंग कर्मा की बात करते हैं, तो ये पूछना भी आवश्यक है कि किस जन्म का पंचकोशी शरीर, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, 3 में तो सुदर्शन चक्र हमारा आ चुका है। उसके ऊपर ज्ञानमय, विज्ञानमय, तो ये हमारे तो वो ऑर्बिट हैं कि जहाँ पर डिविनिटी काम करती है। लेकिन मनोमय और प्राणमय को जब हम संचालित बेहतर तरीके से करते हैं, तो इन्हीं लेयर्स पर तो हमारे प्रोटेक्शंस आते हैं। इन्हीं के ऊपर तो डिवाइन वर्ल्ड जो है मैसेजिंग करती है, हमारे लाइफ के पर्पस को हमें सचेत करती है। क्योंकि प्राणमय के ऊपर जीना एस्ट्रोलॉजी में, जो कि एस्ट्रोलॉजी का मूल आधार था मोक्षगामी होने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा, उन्हें तो सांसारिक चाह नहीं थी, संन्यास थे, फिर किस बात की। लेकिन जब हम मनोमय के चंगुल में पड़ के उन्हीं षड रिपुओं के अंतर्गत जीवन में उस फॉल्स ईगो को डेवलप कर लेते हैं, तो हमारा प्राणमय खराब होता ही है। हम इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। कुंडली को समझने के लिए इन तत्वों को सोचना बड़ा आवश्यक भी होता है। ठीक है, अभ्यासी हैं, लाइवलीहुड के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शास्त्र की जो सीमा है, वो उस दुनिया की है, उससे भी डरना पड़ेगा। एक आंख हमको देख रही है, ये भी सोचना पड़ेगा, और उसी की कृपा रहेगी, सब समझ में आता रहेगा। तो आज शुभ दिवस था, और मैं एक नए कार्य को प्रारंभ कर रहा हूं। आप जैसे मित्रों का, शुभ चिंतकों का हमेशा सहयोग मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। मैं अपनी बात आप तक उस बड़े भाई की हैसियत से कहता रहूंगा कि जो मैंने सीखा है, अपने से बड़ों से सीखा है, वो अगर आप सीखना चाहते हैं, मैं आपको देता रहूंगा। ना मैं आपका गुरु हूं, ना मैं आपका टीचर हूं। टीचर तो परम ब्रह्म है, वो शिव है, और वो आपके अंदर जो नाड़ियों का जंजाल है, जो चक्रों में भेद कर रहा है, वही राहु केतु। यही चक्रा बैलेंसिंग है, यही ऑरा क्लिंजिंग है। तो स्वच्छ मन से माता सरस्वती का आह्वान करिए। आज से हम एक नॉलेज जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो एस्ट्रोलॉजी थिंक लॉजिकली हम शुरू करते हैं इस हमारे यज्ञ को, और इसमें हम समय समय पर अच्छी कोहेरेंट सब्जेक्टिव नॉलेज को आपके सामने देते रहेंगे, जिससे आपका उत्तरोत्तर विकास होता जाए। पुनः आप सबका धन्यवाद, प्रणाम।